आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको याद दिला दें, दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 25, 26, 27 अक्टूबर के स्पॉन्सरशिप स्लॉट्स खुल गए हैं। सेशन स्पॉन्सरशिप्स के लिए आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाएं और यदि कोई सेशन स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं, आप चुन सकते हैं। आज बात करते हैं भारतीय फॉरेन पॉलिसी की, डॉक्टर जयशंकर की, और जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, यानी कि बांग्लादेश के बाद में हम लोग जो थे काफ़ी व्यथित थे। हम लोग सोच रहे थे कि भाई क्या हुआ है, भारतीय विदेश नीति जो है जिसको डॉक्टर जयशंकर इतनी सफलतापूर्वक चला रहे थे, क्या उसमें व्यवधान आ गया है? लेकिन नहीं, मामला तो बिल्कुल उल्टा ही था। जबकि यूएस डीप स्टेट ये सोच रही थी, जी हाँ, यूएस डीप स्टेट का हाथ जो है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। पता चल रहा है कि उनका एक हेल यानी हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, वो जो था वो बांग्लादेश के ऊपर चक्कर लगा रहा था 5 तारीख को, जिस समय ये सारा कार्यक्रम हो रहा था। तो उनका जो यहाँ पर हाथ है वो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा। चीन पीछे रह गया इसमें। चीन ने भी प्रयास तो किया था लेकिन चीन पीछे रह गया। अब इस कार्य से हमें लग रहा था कि हम दोनों तरफ से घिर गए, यानी एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान। जी हाँ, बांग्लादेश जो है अब वो अपनी बांग्लादेश की आइडेंटिटी को त्यागना चाहता है, क्योंकि जमाते इस्लामी वगैरह उसको ईस्ट पाकिस्तान दोबारा बनाना चाहते हैं, कि इंडिपेंडेंट ईस्ट पाकिस्तान। अब मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि ये उसका नाम भी बदल दें और कुछ और ही रख दें, क्योंकि बांग्लादेश तो बिल्कुल एक संस्कृत नाम है, तो बांग्लादेश से तो उनको परेशानी होगी। लेकिन डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी ने जो चुपचाप चुप्पे चाप जो अपने दांव चले, जो चेस बोर्ड पे जो चला जाता है, जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं, वो डिप्लोमेसी इस तरह से चली कि दीजिए साहब, चीन जो है वो जारी कर रहा है एक प्रेस रिलीज और कह रहा है कि हमने अपने 4 स्थानों से डिसएंगेज कर लिया है, और डॉक्टर जयशंकर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 75% डिसएंगेजमेंट हो चुका है। अब इसको हम अभी परिभाषित करेंगे, थोड़ा इसको जो है वो डिटेलिंग करेंगे इसकी। लेकिन आप ये जानिए कि जिस तरह से यूएस में अजीत डोवाल और वांग यी की जो मीटिंग हुई है वो बहुत कुछ कहती है, और उसको देखकर जो पूरा अमेरिकन डीप स्टेट का वो भाग जो भारत में कलर रेवोल्यूशन लाना चाहता था, और किसके माध्यम से, हमारे प्रिंस लिंग के माध्यम से। जी हाँ, प्रिंस लिंग यानी आप समझ जाइए मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ, राहुल गांधी। उनके माध्यम से कलर रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, भारत में खंड खंड करना चाहते थे, भारत में एक साउथ इंडिया अलग से बनाना चाहते थे या द्रविड़स्तान बनाना चाहते थे, और पश्चिम बंगाल को अलग करना चाहते थे। ये सारे के सारे जो इनके ये धरे रह गए, जब ये पता चल रहा है उनको कि भाई ये रूस ने तो उल्टा काम कर दिया और वो चाइना और भारत के बीच में मध्यस्थता करने लगा। जिस तरह से भारत कह रहा है कि हम रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता करेंगे, रूस कह रहा है कि भाई हम चीन और भारत के बीच में मध्यस्थता करके और एक ऐसा सोल्यूशन निकाल देंगे जिसमें भारत, रूस, चाइना यदि एक तरफ हो गए तो आप समझ लीजिए कि अंकल सैम का क्या होगा। अभी उनसे अकेले अकेले चाइना और रूस जो है वो नहीं निपट रहे हैं, साथ में भारत भी आ गया, तो आप ये सोचिए कि इनका क्या होगा। डॉक्टर जयशंकर ने इसीलिए स्पष्ट रूप से राहुल गांधी का प्रतिकार भी कर दिया, और राहुल गांधी ने जो भी उल्टी पुल्टी बातें कही थी 3-4 दिन में, उसमें एक स्टेटमेंट में, एक मुश्किल से 5-10 मिनट के स्टेटमेंट में उसको पूरा ख़त्म कर दिया, और उन्होंने बता दिया कि भाई हमने क्या क्या हमने अचीवमेंट किए। ये तो डॉक्टर जयशंकर ने कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा जो आपको ये बता रहा हूँ अंदर की बात, वो ये है कि
चीन के साथ में बाकी सारी चीज़ें आप कहेंगे भाई चीन पर रिलाई नहीं किया जा सकता, चीन को एक्स नहीं किया जा सकता, चीन को वाई नहीं किया जा सकता, जो भी किया जा सकता है वो तो करें, क्योंकि 4 स्थानों पर जो 6 स्थानों पर टोटल जो है वो वहाँ पर हमारा स्टैंड ऑफ था, उन 6 स्थानों में से 4 स्थानों पर कंप्लीट हो गया। यानी कि आप जानते हैं गलवान वैली, ये तो आज जो चीन का जो कम्युनिके आया है कल, उसमें तो स्पष्ट रूप से गलवान का कहा है कि उन्होंने गलवान से अपनी सेना पीछे हटा ली, गलवान से गोगरा हॉट स्प्रिंग वाला दूसरा स्पॉट था वहाँ से पीछे हटा ली, और पैंगोंग सो का भी हमको पता चल गया है कि पैंगोंग सो से भी उन्होंने अपनी सेना पीछे हटा ली और प्री 1914 के जो स्थिति थी उस पर चले गए। और चुशूल क्षेत्र में जो आपने देखा था जहाँ कैलाश रेंजेस वगैरह में, वहाँ तो भी पहले ही से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। अब केवल 2 स्थान बाकी हैं, डेमचोक और देपसांग। अब वहाँ पे चीन कह रहा है कि भाई यहाँ पर तो हम बहुत पहले से हैं, यानी कि यूपीए टाइम से ही है, लेकिन भारत कह रहा है कि नहीं, इसको भी आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और जो भी स्थितियाँ दिख रही हैं, जिस प्रकार से चीन की इकोनॉमी जो है वो टेल स्पिन में जा रही है, जिस प्रकार से चीन और यूएसए के टेंशन्स जो हैं, ख़ास तौर से जो ट्रेड टेंशन्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको देखते हुए चीन जो है वो भारत से अब पंगा नहीं लेने की स्थिति में है, स्थिति में ही नहीं है। इसलिए वो आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी कर रहा हो, भले ही टेम्परेरी कर रहा हो, हमें तो केवल 4-5 साल की ही विंडो चाहिए। 4-5 साल की विंडो के बाद में भारतीय इकोनॉमी इस स्थिति में पहुंच जाएगी कि जहां ये डीप स्टेट वगैरह जो है वो आपके आगे पानी भरेंगे, कहेंगे कि साहब हमको भी इस भारतीय इकोनॉमी में शामिल होने दो, हमको दुत्कारो मत, हमें दूर मत करो। तो 4-5 साल की जो विंडो है ये चीन प्रोवाइड कर रहा है, कर्टसी रशिया। अब इससे बड़ी और क्या डिप्लोमेसी हो सकती है? यानी कि मैं तो बहुत सालों से कहता आ रहा हूँ कि अमेरिका जो है वो बहुत बड़ा मूर्ख है, और इस बारे में हमने 2-4 बार और भी बात की थी कि क्या अमेरिकन डीप स्टेट जो है वो इम्पॉसिबल अचीव कर सकती है। और इम्पॉसिबल का मतलब था कि वो भारत और चाइना को एक साथ ला सकती है क्या? इसका कुछ इंडिकेशन हमें बजट में मिल गया था। बजट जब आया था जुलाई में, फुल बजट, तो उसमें जो थोड़ा बहुत चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन नॉन क्रिटिकल एरियाज़ या नॉन सेंसिटिव एरियाज़ में, उसमें जो थोड़ी सी आपने देखी थी ढील दी जा रही थी, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं थी। उसको कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बहुत बाद में पता चलती हैं, ये तो आप मानेंगे ही, क्योंकि पीछे पीछे क्या चल रहा होता है, क्या वार्तालाप चल रहा होता है, क्या आपस में इंगेजमेंट चल रहा होता है, ये बहुत ही क्लासिफाइड होता है, सीक्रेट होता है, हम लोगों को तुरंत पता नहीं चल पाता। हमारे सोर्सेस हैं, लेकिन वो सोर्सेस को भी जब तक पता चलता है तब तक काम हो चुका होता है। तो यह एक एग्रीमेंट जो चाइना से और हो गया है, ये जो डिसएंगेजमेंट हुआ, इसके अतिरिक्त जो चाइना से एंगेजमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि आप जो है, आपने जो भी एग्रीमेंट कर रखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, उसको आप डिसओन करेंगे। और अब आप राहुल बाबा को किसी भी तरह की कोई आप उनको महत्ता नहीं देंगे, कोई भी उनको आप इम्पोर्टेंस अब नहीं देंगे। आप इन 4 डिसएंगेजमेंट के अलावा आप अब इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी डिसएंगेज करेंगे। इस पर चीन तैयार हो गया है, और ये जो है ये आपको स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कुछ दिनों में ये धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा कि राहुल बाबा ने चीन की तारीफ वहाँ जाकर यूं ही नहीं की थी। वो भी देख रहे थे कि भाई चीन जो है वो थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम चीन की यहाँ तारीफ कर देते हैं इतने बड़े मंच पर यहाँ यूएस में, तो चीन शायद खुश हो जाए। लेकिन जो राष्ट्रों के जो हित होते हैं ना, वो इतने छिछले नहीं होते कि थोड़ी सी तारीफ से प्रसन्न हो जाएं, थोड़ी सी तारीफ से अपनी नीति बदल दें। नहीं, उनका जो इंगेजमेंट भारत के साथ में है वो भारत राष्ट्र के साथ में है, और राहुल गांधी के साथ में नहीं है। और राहुल गांधी का असेसमेंट जो है वो सभी को है। ओबामा ने जो अपने मेमोयर्स में लिखा था राहुल गांधी के बारे में, वो बिल्कुल सही है। क्यों? ये है, वो छात्र है जो कि इम्प्रेस तो करना चाहता है, लेकिन इसमें ना तो कैपेबिलिटी है और ना वो पैशन है। ये बेचारा
दिखाना चाहता है, दिखावा करना चाहता है, और उसी दिखावे के चक्कर में पता चला कि पूरे भारत में उसने अपनी एक बद पिटवा ली। तो ये एक जो भी एक आप देख रहे हैं जो इस समय चल रहा है, और अभी आप इसको और स्पष्ट रूप में देखेंगे जब ब्रिक्स का समिट होगा। जब ब्रिक्स का समिट होगा तो उस समय आप कुछ और आर्थिक उपाय भी लिए जाते हुए देखेंगे, और वो ऐसे आर्थिक उपाय हैं जिसको हमारे डोनाल्ड ट्रंप भी पसंद नहीं करते। कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अगर रिज़र्व स्टेटस डॉलर का, वर्ल्ड करेंसी का रिज़र्व स्टेटस डॉलर का यदि समाप्त हो गया तब अमेरिका जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाएगा। तो यही कल हम चर्चा कर रहे थे जब मैं एक मेरा टॉक हो रहा था पाइन साहब से, तो यही बात हो रही थी कि भाई इस हिसाब से तो यदि कमला हैरिस आती है तो वो 2-4 साल में अमेरिका को शायद थर्ड वर्ल्ड वाली राह पे पूरी तरह से चला दे। ट्रंप आएगा तो अमेरिका का स्टेटस रोक लेगा, और अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर रहा है पश्चिम के अतिरिक्त सभी देशों के लिए। अब अमेरिका जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी क्षमता कम होती जा रही है, जैसे जैसे और लोग अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बढ़ाते जा रहे हैं, और अमेरिका की स्थिति खराब होती जा रही है। अब यही आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे बांग्लादेश जो है उसको भी समझ में आ रहा है कि भैया इस डीप स्टेट के सहारे नहीं रह सकते, और वो डीप स्टेट के विरोध में भी काम करने लगा है। अंसार बांग्ला टीम का जो जसीमुद्दीन रहमानी, जो कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है अमेरिका की ओर से, वो छोड़ दिया गया है, अमेरिका का ब्लैक लिस्टेड टेररिस्ट। तो अभी आप देखना कि अभी FATF के चक्कर में भी आने वाला है बांग्लादेश। FATF के चक्कर में भी आएगा, उसकी इकॉनमी जो नष्ट हो रही है वो हो ही रही है, बिजली है नहीं, बाढ़ सहायता के लिए पैसे नहीं हैं, और उसका जो करेंसी रिज़र्व है वो डिप्लीट होता जा रहा है, और साथ में और भी जो समस्याएं आ रही हैं वो FATF के अतिरिक्त अमेरिकन सैंक्शंस भी लागू करनी पड़ेंगी, क्योंकि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को उन्होंने छोड़ा है। अब वो भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है। कुछ ही दिनों में आपको पूरी तरह से दिख जाएगा। तो इसलिए अमेरिकन डीप स्टेट का जो बांग्लादेश ऑपरेशन था, इसने वस्तुतः भारत की सहायता की है, भारत का कोई नुकसान नहीं किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।